हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक जातक शास्त्र बृहद जातक में आयुर्अध्याय है। अर्थात यहाँ पे आयु का हम निर्धारण करते हैं ग्रहों के दशा वर्ष के आधार पर। उनकी कितनी दशा वर्ष है और उसमें दशा वर्ष पूरी भोगेंगे या कम हो जाएगा, ये इस बेसिस पे कि वह ग्रह उच्च का है, नीच का है, या उनके बीच की कोई स्थिति बनती है। तो आपको पहले से मालूम है ये चार्ट, जिसमें नक्षत्रों और नक्षत्रों के तीन तीन के ग्रुप बना के हमने स्वामी ग्रह बताए हैं और उनके दशावर्ष। जैसे कि अश्विनी, मघा और मूल, इन तीनों का स्वामी केतु होता है और इसकी दशावर्ष जो होती है वो 7 वर्ष की। इसी तरह से भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये तीन जो नक्षत्र हैं इनका एक ग्रुप बनता है और इसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं और उनकी दशावर्ष 20 वर्ष होती है। अगला सूर्य 6 वर्ष, फिर चंद्र 10 वर्ष, और इसी तरह से हम बाकी के ग्रहों का ये पढ़ते आए हैं। ये पिछले कई सारे हमने भागों में इसको बताया है। आज इसी पे ये टॉपिक है, आयुराध्याय है, और इसका ये पार्ट 1 में हम आपको कुछ कंडीशंस बताएंगे। तो जो पहला श्लोक है, मैं यवन मणित्य शक्ति पूर्वे दिवसकरादिषु वत्सरा प्रतिष्ठा नवतिथि विषया भूत रुद्र दश संहिता दस भी स्वतुंगमेशु। अर्थात मय नामक महान असुर द्वारा ग्रहों के आयु के वर्ष बताए हैं। यह असुर लंकाधीश रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी का पिता अर्थात रावण का ससुर था और बड़े तप से जिसने सूर्य देव की आराधना से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। आचार्य वराह ने अपने अन्य आचार्यों के साथ इस ग्रंथ के आयुराध्याय में जातक की आयु के विचार में इन्हीं मयासुर का सर्वप्रथम उल्लेख किया। आचार्य पराशर ने सूर्यादि 7 ग्रहों के क्रमशः 10 अधिक अर्थात 10 धन अन्य वर्षों को जोड़ के क्रम से 19, 25, 15, 12, 5, 21 और 20 आयु प्रमाण वर्ष बताए गए। अब इसको ये कौन से ग्रह का है आगे बता रहे हैं। 10 अधिक क्यों बोला गया कि हमेशा 10 में हम जोड़ते हैं। जैसे सूर्य ग्रह के आयु वर्ष होंगे 10 अधिक 9 अर्थात 10 धन 9 बराबर 19, चंद्रमा के 15 धन 10 बराबर 25, मंगल के 10 धन 5 बराबर 15, बुध के 10 धन 2 बराबर 12, बृहस्पति के 10 धन 5 बराबर 15, शुक्र के 10 धन 11 बराबर 21 और शनि ग्रह के 10 धन 10 बराबर 20 आयु वर्ष बताए गए। इसमें राहु केतु नहीं बताए गए हैं क्योंकि बृहद जातक जब लिखी गई थी तो उस समय राहु केतु का उसमें विचार नहीं बताया। पराशर ने अपने टाइम में आके राहु केतु का विचार बताया, तो पराशर ने राहु केतु को भी इंक्लूड किया है और इसलिए इन ग्रहों के दशावर्ष कुछ कम हुए हैं और इसका कुछ पार्ट राहु केतु में जोड़ के उसके दशावर्ष बताए गए हैं, जो कि आगे हम बता रहे हैं। आचार्य पराशर ने स्वर चित्र लघु पाराशरी ग्रंथ में राहु और केतु सहित 9 ग्रहों की दशावर्ष संख्या बताकर सभी ग्रहों के संपूर्ण आयु 120 वर्ष की कही है। किंतु यहाँ पर राहु केतु के बिना 7 ग्रहों की कुल दशावर्ष प्रमाण 19 धन 25 धन 15 12 15 21 और 20 का सम 127 वर्ष कहा गया है। तो अभी जो हमने ये बताया था इसका योग करेंगे तो 127 आएगा। फिर इसमें आचार्य पराशर ने करेक्शन किया और 127 जगह 120 वर्ष उन्होंने बताया और उसमें भी उन्होंने 9 ग्रह का बताया। ये 120 वर्ष 9 ग्रहों के हैं, अर्थात सभी ग्रहों के मान में परिवर्तन उन्होंने किया और उसी में उन्होंने राहु और केतु को भी इंक्लूड किया इसी 120 वर्ष में। तो सूर्यादि 7 ग्रहों में जो ग्रह अपनी परम उच्च राशि में स्थित होगा उसी ग्रह की उक्त आयु वर्ष संख्या पूरी होती है। जैसे जिस जातक की जन्म पत्री में उच्च सूर्य ग्रह राशि मेष की स्पष्ट राशियादि संख्या 0 राशि 10 अंश 0 मिनट 0 सेकंड होगी तो उस जातक के सूर्य दशा के पूरे 19 वर्ष की आयु वर्ष की दशा प्राप्त होगी। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि किसी की जन्मपत्री आपने देखी और आपने देखा कि सूर्य ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा है, वो जो है मेष,
तो मेष को लिखने का तरीका होता है जीरो राशि, क्योंकि अंशात्मक माना गया, जीरो धन कुछ अंश, इसका मतलब जीरो के ऊपर प्रथम राशि लग गई। तो मेष राशि, अब मेष राशि में भी सर्वोच्च अंशात्मक माने सूर्य का 10 अंश होता है, 10 अंश आ गए। तो जब ऐसी स्थिति बनती है कि ग्रह अपने सर्वोच्च अंश में, पहली बात तो सर्वोच्च राशि में हो और उसमें भी सर्वोच्च अंश पे हो, तब वो अपने बताए हुए दशावर्ष पूरा भोगता है, अन्यथा दशावर्ष कम भोगता है। इसमें जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सूर्य का सूर्य का प्रथम राशि में है, मेष राशि में है और अपने 10 अंश में है, और उसके कला विकला जीरो हैं, अर्थात सूर्य सर्वोच्च मान पे है, तो अपने पूरे 19 वर्ष की दशा भोगेगा। इससे इतर होने पे, कम या ज्यादा होने पे ये 19 वर्ष का मान घटता बढ़ता है, वो हम आगे बताने जा रहे हैं कैसे होता है अगले श्लोक में। नीचे तो प्रसति, अर्थात यहाँ पे जो नीच ग्रह हो जाते हैं तो क्या होता है उसके बारे में बता गया। यदि ग्रह अपनी परम नीच राशि में गया है तो उक्त कथित आयु वर्ष की आधी आयु कम हो जाती। तो जैसे सूर्य अब नीच राशि में चला जाए, नीच कैसे प्राप्त करेंगे, अगर मेष में उच्च का है तो 180 अंश अर्थात 6 राशियां जोड़ दें, 6 धन 1 बराबर 7, सातवीं राशि तुला में वो नीच का हो जाएगा। अब तुला राशि में भी वो 10वें अंश में हो तो सर्वोच्च हो जाएगा, सबसे ज्यादा नीच होगा, और उस स्थिति में सूर्य अपना 19 की जो दशावर्ष बताई गई है उसका एग्जैक्ट आधा भोगेगा। तो यदि ग्रह अपनी परम नीच राशि में गया है तो उक्त कथित आयु वर्ष की आधी आयु कम हो जाती है। जैसे सूर्य ग्रह की नीच राशि तुला में स्पष्ट राशि, जब 6 राशि, जब तुला की बात करेंगे तो 6 राशि लिखेंगे, क्योंकि 6 राशि पूर्ण हो गई और उसके आगे कहां पे है, 10 अंश पे है, अर्थात ये 10 अंश तुला के हैं। तो तुला में 10 अंश 0 मिनट 0 सेकंड, तो इसका मतलब अब सूर्य सर्वोच्च नीचा है, नीच का है, अर्थात परम नीच में सूर्य होगा। तो उस स्थिति के जातक को आयु विचार के समय सूर्य दशावर्ष 19 का आधा, अर्थात 9 वर्ष 6 महीना, इसी को हम 114 मास बोलेंगे, इतने प्रमाण का होगा। तो जब किसी जातक की हम आयु निकालते हैं तो हम देख लेते हैं कि भाई सूर्य इसका उच्च का है तो पूरा 19 वर्ष जोड़ देंगे, सूर्य इसका नीच का है तो आधा जोड़ेंगे, और नीच में भी एग्जैक्ट सर्वोच्च नीच का आधा आएगा। जनरली ऐसी स्थिति मिलती नहीं है, ना ही एकदम से उच्च होगा ना ही एकदम से नीच का होगा। अब नीच और उच्च में जरूरी नहीं कि 10 अंश हो, वो 12 15 20 अंश हो सकता, राशि वही होगी उच्च नीच, तो उससे ये 19 वर्ष में बदलाव आ जाता है। 19 वर्ष से थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, या उसका आधा जो है उससे भी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो वो कैसा होगा वो हम बताने जा रहे हैं। उच्च और नीच के बीच में यत्र तत्र कहीं भी ग्रह होगा तो अनुपात गणित से तत् स्थानीय आयु वर्ष समझना चाहिए। आचार्यों के मत से लग्न की भुक्त राशि संख्या तुल्य लग्नायु होती है, शत्रु राशि स्थित ग्रह की आयु का तृतीय कम होती है। अब यही सूर्य शत्रु राशि में बैठ जाए, जैसे शनि की राशि में बैठ जाए, तो 19 का तीसरा हिस्सा जुड़ेगा, तृतीय कम होगा। तो जैसे इसका 19 वर्ष है तो 2/3 जुड़ जाएगा और 1/3 कम हो जाएगा। शुक्र और शनि सही रहित अन्य जो ग्रह सूर्य सानिध्य में अस्तगत हो गया हो, अर्थात अस्त तो शुक्र और शनि भी होते हैं, लेकिन इनके अलावा जो ग्रह सूर्य के पास आने से अस्त हो गए हों, उस ग्रह की गणितगत अर्थात गणित से निकाली हुई उक्त आयु का आधा कम हो जाता है। जैसे बुध अस्त है, या बुध के जगह अगर हम ये कह दें कि कोई अन्य ग्रह ले लेते हैं, मंगल ही ले लेते हैं, जैसे हम ये कह दें मंगल सूर्य के सन्निकट आने से अस्त हो गया,
अब उसके 7 वर्ष में क्या होगा? तो उस ग्रह की गणितगत उक्त आयु, गणित से हमने निकाल रखा है, मंगल की 7 वर्ष होती है। अब 7 वर्ष का आधा अर्थात 3.5 वर्ष उस व्यक्ति में जोड़े जाएंगे और 3.5 का हो जाएगा। इसको हम इस टेबल से देख सकते हैं, निम्न चक्र से उच्च स्थानीय और नीच स्थानीय ग्रहों के आयु वर्ष दिए हैं। अब ये आयु जो दी गए हैं, ये बृहत जातक के मान है। इसमें पराशरी का हमने मान नहीं लिया। सूर्य का 19 वर्ष लिखा है, पराशरी में सूर्य का 7 वर्ष है, चंद्रमा का 10 वर्ष है, जबकि यहाँ पे 25 वर्ष है। पर क्योंकि आज की डेट में प्रचलन पराशरी का है, तो हम पराशरी के मान लेंगे और उनका आधा या तिहावा करेंगे। ये बृहत जातक का टॉपिक है, तो यहाँ पे बृहत जातक ने अपने हिसाब से लिखा है, इसमें राहु केतु है ही नहीं। तो सूर्य के 19 वर्ष, अब सूर्य नीच के हुए तो 9 वर्ष 6 मास, इसलिए लिखा है उच्च स्थानीय होने पे ये मान होंगे, नीच स्थानीय होने पे ये मान होंगे, और ये उसके एकदम आधा होता है। तो सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि यदि उच्च के हैं तो उनके क्रमशः 19 25 15 12 15 21 और 20 वर्ष मान होंगे। पर यह एग्जैक्ट नीच है, बहुत ही ज्यादा नीच है। सर्वोच्च उनका अंशात्मक मान है नीच का, तो 19 का आधा 9.5 वर्ष, 24 का आधा 25 का आधा 12.5 वर्ष, इसी तरह से 7.5 6 वर्ष, 7.5 वर्ष, 10.5 वर्ष और 10 वर्ष, ये मान निकल के आता है इन ग्रहों का। अब आगे जो हम बता रहे हैं वो यदि सर्वोच्च ना होके और सर्वोच्च नीच ना होके उनके बीच की स्थिति बनती है, तो हम ऐकिक अनुपात से निकालते हैं। कैसे? ऐकिक अनुपात से ईस्ट स्थानीय ग्रह के आयुर्दाय वर्ष गणित से निम्न भांति निकलता है। अब आप कुछ समझ लीजिए कैसे गणित लगेगी। प्रत्येक ग्रह की परम उच्च राशिगत आयु वर्ष आचार्य ने बता दिए हैं, तथा नीच स्थानीय आयु वर्ष उच्च स्थानीय वर्ष संख्या की आधी वर्ष संख्या भी बताई जा चुकी है, ये ऊपर दिए चार्ट में। इसलिए यदि 6 राशियों की कला तुल्य में पठित आयु वर्ष के आधे का ह्रास होता है, तो ईस्ट ग्रह और स्पष्ट उच्च के अतरांश कला में कितने वर्षों का ह्रास होगा, ऐसा अनुमान करने में या ऐसा अनुमान करने से ईस्ट आयु प्राप्त होगा। तो जो ये बोलने में तो टफ लग रहा, समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये तो हम समझ गए कि सर्वोच्च होने पे उनकी आयु बता दी गई है, सर्वोच्च नीचे होने पे उसका जस्ट आधा हो जाएगा। इनके बीच में मान होने के लिए ये उदाहरण आप समझ लें कैसे निकालते हैं। उदाहरणार्थ, माना किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य स्पष्ट 11 राशि 15 अंश। अब देखिए सूर्य कहां पे है, 11 राशि तो पूर्ण हो गई, 12वीं राशि में 15 अंश पे है। तो सूर्य उच्च राशि आपको पता है मेष होती है, अर्थात 0 राशि 10 अंश, 0 मिनट 0 सेकंड में होता है, यह सर्वोच्च मान है। अतः यह अभी उच्च होने से 25 अंश पीछे है। कैसे? क्योंकि सूर्य कहां पे है, 11 राशि 15 अंश, अर्थात मीन में 15 अंश है। अब 30 अंश की एक राशि होती है, तो मीन का 15 अंश तो निकल चुका, 15 अभी बचे हैं, और उसके बाद मेष लग जाएगी, और मेष में 10 अंश पे जाके सर्वोच्च होता है। तो मीन के बचे हुए 15 और मेष के 10 अंश, तो 15 10 25 अंश अभी पीछे है सर्वोच्च होने में। यही हमने यहां लिख दिया कि यह अभी उच्च होने से 25 अंश पीछे है। इस 25 अंश को 60 से गुणा करने से 1500 कलात्मक मान होगा। भाई 25 अंश हुआ, 25 गुणे 60, 1500 कलात्मक मान हो गया। अर्थात सूर्य 1500 कला पीछे है, अंश में 25 अंश पीछे है। पूर्वोक्त अनुपात से 6 राशियों की कला, अब क्योंकि 6 राशियों के हिसाब से 6 क्यों लिया, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि सर्वोच्च और सबसे नीचे के बीच में 6 राशि आती है, इसीलिए 6 राशियों का हम निकालते हैं अनुपात। तो पूर्वोक्त अनुपात से 6 राशियों का कलात्मक मान क्या होगा, 6 राशियां गुणे 30 अंश, क्योंकि एक राशि का मान 30 अंश है, तो 6 राशियों का 6 गुणे 30 हो जाएगा। अब ये अंशात्मक मान हो गया। अब इस अंशात्मक को 60 से गुणा करके कलात्मक बना लिया,
तो टोटल 6 राशियों का कलात्मक मान आया 10,800 कला। मतलब सर्वोच्च से 10,800 कला के बाद सूर्य कहाँ होगा? सबसे नीचा हो जाएगा। और जब सबसे नीचा होगा तो 114 मास, मतलब आधा नुकसान हो जाएगा जीवन का। अब जातक की आयु आधी रह जाएगी, किसकी? सूर्य ग्रह। तो ये जब 19 वर्ष का आधा अर्थात 9 वर्ष 6 माह को हम 114 मास बोलते हैं, क्योंकि 9 वर्ष गुणे 12, 12 9 या 108, 108 में 6 जोड़ा तो 114 मास। अब सूर्य का इतना ही जुड़ेगा। तो ये आपको ऐकिक नियम का एक पहला फार्मूला मिल गया कि 114 मास के ह्रास के लिए 10,800 कला चलता है सूर्य। तो 1,500 कला के लिए क्या होगा? तो इसी को हम लिखेंगे ऐकिक नियम के हिसाब से। चूंकि 10,800 कला में कमी आती है 114 मान, सर्वोच्च से सबसे नीचा जब पहुंचता है तो कितने कला चलता है? 10,800 कला। और कितने माह कम हो जाता है? 114 माह आयु कम हो जाती है। तो यदि 1,500 कला की कमी है तो 1,500 गुणे 114 बटे 10,800। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये माह में आंसर आएगा, फिर उसको वर्ष में बदल लीजिए तो 16 वर्ष 10 माह आएगा। ठीक है, 16 वर्ष 10 माह, इतने की आयु कम हो जाएगी। अतः सूर्य के 19 वर्ष में 16 वर्ष 10 माह कम करने से सूर्य का आयु वर्ष 2 वर्ष 2 महीने के तुल्य होगा। तो अब आप समझ गए कि इतना 1,500 का मान। इसी तरह से अब कहीं पे भी सूर्य हो, किसी भी राशि में हो, कुछ अंशात्मक मान होगा, वहां से आप निकालें कि ये उच्च होने में अभी कितना मिनट बाकी है, और फार्मूला यही लगा लेंगे कि 10,800 कला में 114 मास कम होते हैं, तो इतनी कला में कितने मास कम होंगे, और फिर उतने मास घटा दें 19 वर्ष में से, तो बचे हुए वर्ष ही आपको आयु मिलेगी। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स है इसके पीछे। अब अगला श्लोक क्या है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग बृहद जातक पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दशावर्ष 19 25 15 12 15 21 और 20 ही लेंगे। राहु केतु यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, शुरुआत में हमने मेंशन कर दिया पराशरी में अलग मान। फिलहाल थ्योरी के लिए, एग्जाम के लिए यही चलेगा। जब रियल में किसी की कुंडली बनाएंगे तो आप सिर्फ पराशरी चलती है तो पराशरी के अनुसार निकालेंगे। ऐकिक नियम में वर्षों का मान, तब आप 19 की जगह सूर्य के 7 वर्ष लें, चंद्रमा के 10 वर्ष लें इत्यादि। सूर्य के 6 वर्ष हैं, चंद्रमा के 10 वर्ष हैं, वो आप लेंगे। अब अगले श्लोक में तीसरा जो श्लोक है वो क्या कहता है? लग्न से 12 11 10 9 8 और 7, लग्न से उल्टा हम चल रहे हैं। 12वां हाउस, 11वां 10वां 9वां 8वां 7वां भाव, स्थान स्थित पाप ग्रहों से आयु का विचार। अब अगर लग्न से उल्टा चलते हुए पाप ग्रह कहां पे स्थित हैं तो उससे हम आयु का विचार करते हैं। कैसे? जातक के लग्न से 12वें भावगत ग्रह से उक्त ग्रह की संपूर्ण आयु का अपहरण या ह्रास हो जाता है। अब जैसे कोई पाप ग्रह है, अब पाप ग्रह में कोई भी आप ले सकते हैं, शनि ले सकते हैं। अब शनि 12वें हाउस में बैठ गया तो उस ग्रह का जो पूरी की पूरी आयु है, 19 वर्ष 18 या 17 जो भी है, वह पूरे का पूरा नुकसान हो जाता है। तो जातक लग्न से 12वें भावगत ग्रह से उस ग्रह की संपूर्ण आयु का ह्रास हो जाता है। इसी तरह से 11वें में अगर पाप ग्रह है तो उस पाप ग्रह की आयु का आधा नष्ट हो जाएगा, आधा ही आपको मिलेगा। 10मस्थ पाप ग्रह है तो उस पाप ग्रह की आयु का तृतीयांश का नष्ट हो जाएगा, बाकी बचा आपको मिलेगा। नवमस्थ अगर पाप ग्रह है तो उस पाप ग्रह का चतुर्थांश का नुकसान हो जाएगा, बाकी बचा आपको मिलेगा। अष्टमस्थ पाप ग्रह से उस ग्रह का पंचम का अंश
नष्ट हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, बाकी बचा आपको मिलेगा। सप्तमस्थ पाप ग्रह हो तो उस ग्रह का षष्ठांश, छठवां हिस्से का नुकसान हो जाएगा, बाकी बचा आपको मिलेगा। जिस तरह से हम लोगों ने लग्न से 12वें 11वें उल्टा चलते हुए विलोम क्रम से सप्तम तक अशुभ ग्रहों का निकाला था, उसी तरह से अब शुभ ग्रह की स्थिति से आयु का विचार करते हैं। तो अब अगर 12th 12वें में शुभ ग्रह से उस शुभ ग्रह के आगत आयु वर्ष का आधा, अर्थात 12वें में अगर शुभ ग्रह है तो उसका आधा का ह्रास हो जाएगा और आधा आपको मिल जाएगा। उसी जगह अभी हमने पाप पढ़ाया तो उसमें पूरा नुकसान हो गया था, पर यहाँ पे आधा आपको मिल जाएगा। एकादश में अगर शुभ ग्रह है तो उसका चौथाई का नुकसान होगा, बाकी बचा आपको मिल जाएगा। दसम में शुभ ग्रह है तो उसकी आयु का छठा नुकसान हो जाएगा, बाकी बचा आपको मिलेगा। कैसे बाकी बचा निकालते हैं? छठवां हिस्सा का नुकसान हो गया तो आपको कितना मिला? 1 - 1/6 बटा, मतलब 5/6 हिस्सा आपको मिल जाएगा। जैसे चंद्रमा है, दसम में चंद्रमा है, वो आपका शुभ है और उसकी दशा वर्ष होती है 10 वर्ष, तो उसका छठांश का नष्ट हो जाएगा, लेकिन 5/6 हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो 5/6 × 10, तो 5/6 × 10 मतलब 50/6, तो लगभग 8 वर्ष के आसपास, 8 से थोड़ा ज्यादा आपको मिल जाएगा। नवमस्थ शुभ ग्रह से उसकी आयु वर्ष प्रमाण का अष्टमांश का नाश होता है, बाकी बचा अर्थात 1 - 1/8, ये बचा हुआ हिस्सा है, ये आपको मिल जाएगा। अष्टमस्थ शुभ ग्रह से उस शुभ ग्रह से प्राप्त आयु का दशमांश तुल्य वर्षादि प्रमाण कम हो जाएगा, बाकी बचा आपको मिल जाएगा। तो बाकी कितना बचा? 1 - 1/10, अर्थात 9/10 हिस्सा आपको मिल गया। तो यहाँ अष्टमस्थ शुभ ग्रह अगर चंद्रमा ले लेते हैं, अष्टम में बैठे हैं, शुभ ग्रह है चंद्रमा, तो आपको कितना मिलेगा? 1 - 1/10, अर्थात 9/10 मिलेगा। और 9/10 किसका मिलेगा? उसकी दशा वर्ष, चंद्रमा की दशा वर्ष 10 वर्ष की होती है, तो 9/10 × 10 अर्थात 9 वर्ष आपको मिल जाएंगे। क्योंकि 9/10 × 10 का मतलब हुआ 10, 10 से 10 कट गए और 9 × 1 = 9 वर्ष, तो आपको 9 वर्ष मिलेंगे। तो जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा बैठा हो अष्टम में, तो उसने अपनी कितने वर्ष दिए? आपकी आयु में 9 वर्ष का योगदान दिया। इस तरह से बाकी ग्रहों का भी देख लेते हैं और हम देखते हैं कि इस व्यक्ति की अब कितनी आयु बन रही है। तो आप समझ पाए, सभी ग्रहों का हम एक एक करके निकाल के बता सकते हैं जातक को कि आपके नवों ग्रह का ये फल बन रहा है और उससे आपकी आयु इतनी बनती है। एक राशिस्थ, 2, 3 शुभ पाप ग्रहों की स्थिति से उक्त प्रकार से प्रत्येक ग्रह की आयुर्ध्याय वर्षों में उस ग्रह के पूर्वोक्त संस्कार जनित वर्षादि कम करते हुए पूर्णायु प्रमाण ज्ञात करना चाहिए। कहने का मतलब यह, भाई जिसकी कुंडली में एक साथ 2 ग्रह बैठे हैं, एक शुभ है एक अशुभ है, तो भाई देख लीजिए, यदि अष्टम भाव में एक शुभ ग्रह बैठा है जैसे चंद्रमा, तो भी हमने बताया कि शुभ ग्रह का मान दशमांश नष्ट होगा, बाकी 9/10 आपको मिल जाएगा, उसका निकाल लीजिए। और दूसरा पाप है, शनि है मान लीजिए अष्टम में, तो आपको बताया गया कि अष्टम में पाप ग्रह है तो पंचमांश का नाश होगा, बाकी आपको मिल जाएगा, तो उस हिसाब से उसका निकाल लीजिए। और दोनों की आयु का आ गया, शनि का भी आयु आ गई, चंद्रमा की इतनी जातक को मिली। इस तरह से जिन लोगों की कुंडली में एक ही हाउस में 2 ग्रह हैं, 3 ग्रह, तो दोनों उन 2 ग्रह या 3 ग्रह का अलग अलग मान निकालें, मेथड यही रहे। तो इस तरह से आयुराध्याय चैप्टर का प्रथम भाग आज कंप्लीट हुआ। यही मूलतः मेन भाग है। अब हर ग्रह का अलग अलग आप निकाल सकते हैं और पूरी आयु निकाल सकते हैं जातक की। इसके सेकंड पार्ट में बस इसके स्पेशल केस पढ़ाए जाएंगे, मेन थ्योरी बस यही है।
तो मित्रों ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।